हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है। हम डेली अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं वही एक दिन हमें हमारी सक्सेस तक जरूर पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इसी जज्बे के साथ हमें हमारी क्लास में हरदम रहना है और हरदम अपनी मेहनत करते रहना है। डेली अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए ताकि एक दिन हम अपनी मंजिल को जरूर पा लें। तो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर में हमने क्या पढ़ा था? कैलेंडर में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा था। परसों हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक तो मैंने आपको डे के बारे में बताया था, फिर मंथ के बारे में बताया था, फिर ईयर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल लीप ईयर बताए थे। फिर उसके बाद में मैंने आपको कंसेप्ट 2 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 31 दिसंबर को सेम डे होता है। अगर सेम डे होता है और 1 जनवरी 31 दिसंबर को, अगर जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होता है। अगर वो ईयर लीप ईयर है तो, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी 31 दिसंबर सेम डे होगा। उसके अलावा कंसेप्ट 3 मैंने आपको कल ऑड डेज के बारे में बताया था कि कैसे हम ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में कंसेप्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल यही एग्जांपल दिया था, जैसे कल 13 मार्च 2026 को अगर फ्राइडे था तो 13 मार्च 2027 को सैटरडे होगा। क्यों? एक मतलब जो भी हमारा डे होता है वो +1 हो जाता है, एक कदम आगे शिफ्ट हो जाता है। वो तब होता है जब वो ईयर नॉर्मल ईयर होता है। वही ईयर वही डे 2 कदम शिफ्ट हो जाता है जब वो ईयर लीप ईयर होता है। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट 4 में कल ही समझा दिया था। और कल मैंने आपको कंसेप्ट 5 भी बताया था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, की कोई कैलेंडर कब रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ईयर अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इस ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? उस ईयर को 4 से डिवाइड करना होता है। और जब हम उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3। तो जब हमारा रिमाइंडर 1 आता है तो वो जो कैलेंडर है, वो जो ईयर है, वो जो कैलेंडर जो भी ईयर हमें दे रखा है वो 6 साल बाद रिपीट होगा। तो हमें उस ईयर में 6 और ऐड कर देंगे, तो वो तब जो ईयर आएगा उसका और उस वाले ईयर का दोनों का सारा कैलेंडर सेम होगा। और वहीं अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाएगा तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। वहीं अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कंसेप्ट 5 समझाया तो था, बट उसके एग्जांपल्स नहीं दिए थे। मैं एक बार फिर से आपको कंसेप्ट 5 समझाती हूँ कि कोई भी ईयर अगर हमें पूछा है कि वो कैलेंडर कब रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें 2025 दे रखा है और इसमें हमसे पूछा है कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे? 25, इसके जो लास्ट 2 डिजिट है, जैसे इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25। इस 25 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। जब मैंने इस 25 को 4 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। 25 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 6 24 होता है और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो ये जो रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा है, इस रिमाइंडर 1 से मुझे क्या समझ आता है? ये लिखा है कि रिमाइंडर 1। जब भी हमारे पास एक रिमाइंडर होता है तो वो क्या कहता है कि हमारा कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी कि 2025 का कैलेंडर 2031 से सिमिलर होगा। मतलब 2025 का और 2031 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे फिर दूसरा एग्जांपल से मैं आपको फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे 2026 है हमारे पास, तो 26 के हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे। और जब हमने लास्ट 2 डिजिट लिया तो इसको हम लास्ट की जो 2 डिजिट है 26, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी। इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे पास 2 आएगा। 26 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो 24 6 24 और रिमाइंडर क्या बचा? 2। और जब हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिख रखा है जब रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो हमारा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। सिमिलरली 2026 का कैलेंडर में जब हम 11 साल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2037। तो मतलब 2026 का कैलेंडर 2037 में रिपीट होगा। यानी कि 2026 का 2037 का कैलेंडर सेम होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेके एक बार और इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2028 है। अब मैंने इस 2028 को, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 28। जब मैंने इस 28 को 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? 0, क्योंकि 28 पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा 7 टाइम में। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। और जब मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? 28 के बाद। तो मैं इस 2028 में 28 को ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2056। तो मतलब हमारा कैलेंडर 2028 का कैलेंडर हमारे 2056 के कैलेंडर से सिमिलर होगा। ठीक है,
तो मैं एक बार फिर से ये तीनों आपको एग्जांपल समझाती हूँ ताकि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये कंसेप्ट 5 में हमने क्या सीखा था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी ईयर कितने साल बाद अपना कैलेंडर रिपीट करता है, हम उस चीज को समझ रहे थे। तो इसमें हमने क्या समझा, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल क्या लेके मैंने बताया आपको, 2025 का एग्जाम्पल लेके बताया, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कैलेंडर रिपीट करता है तो उसके लिए हमें उसका रिमाइंडर देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 2025, अगर कोई 2025 है तो इसको जब मैंने 4 से डिवाइड करा है तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा है। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है कि हमारा कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। वहीं अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो मतलब हमारा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो इसका मतलब भी यही होता है कि हमारा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब होता है हमारा कैलेंडर 28 साल बाद बस रिपीट होता है। तो अभी 2025 में हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब हमारा कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2025 में जब मैंने 6 को ऐड कर दिया तो 2031 आया, इसका मतलब 2025 का कैलेंडर 2031 से सिमिलर होगा। अब 2026 की बात आती है। 2026 की जब हम बात करते हैं तो 26 को मैं लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 26 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। रिमाइंडर जब 2 बचता है तो मैंने आपको बताया था कि 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसका मतलब मैं 2026 में 11 साल ऐड कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा 2037। इसका मतलब 2026 का कैलेंडर 2037 से मिलेगा। और फिर अब बात आती है हमारे 2028 की। तो लास्ट के 2 डिजिट 28 है जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। तो मतलब ये कैलेंडर हमारा 28 साल बाद रिपीट होगा। तो मैं 2028 में जब 28 को ऐड करूंगी तो 2056 आएगा। तो मतलब हमारा कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स नाउ वी हैव 3 और मोर एग्जांपल जिसमें मैं आपको समझाऊंगी, बेस से समझाऊंगी कि ऐसा जैसे मैंने आपको बोला ना कि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 6 साल, रिमाइंडर 2 या 3 बच रहा है तो 11 साल, ऐसा क्यों आ रहा है, मैं आपको वो चीज एकदम बेस से समझाने वाली हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल 1900 है तो ये हम जानते हैं 4 लास्ट के 2 डिजिट हमने 4 से डिवाइड करा था, वो तब थे जब लास्ट के 2 डिजिट हमारे नंबर्स थे। अभी हमारा सेंचुरी ईयर है, तो जब सेंचुरी ईयर की बात आती है तब हम क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ कि 1900 है तो 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जब सेंचुरी ईयर होता है तो हमें कैसे पता चलता है लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैंने इसको 400 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब इसमें ऑड डेज कितना हो गया 1900 में, 1। ठीक है, फिर आता है 1901। 1901 ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी ऑड डे 1। फिर आता है 1902, ये भी ऑड डे नॉर्मल ईयर है, इसमें भी ऑड डे कितना बचेगा 1। 1903 इसमें भी 1 बचेगा ऑड डे। 1904 इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1905 ये भी कितना, इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हमें पता है कि कैलेंडर को रिपीट करने के लिए 7 का मल्टीपल, यानी कि अगर 7 आ जाए, 14 आ जाए, 28 आ जाए, मतलब ऐसे 7 कट जाने चाहिए, क्योंकि वीक कटेगा तभी तो हमारा वही चीज आएगी। समझ रहे हो आप लोग बात को। तो अगर जैसे 1900 की 1 जनवरी को अगर मंडे है तो जब वो 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे तभी तो फिर से मंडे आएगा, तभी तो 1900 का कैलेंडर उस वाले कैलेंडर से मैच करेगा जब जनवरी सेम होगी तब। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें मैं क्या देख रही, तभी तो हमारा कैलेंडर मैच करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने देखा जैसे 1900 था हमारे पास तो ये नॉर्मल ईयर था, तो इसमें हमारे पास 1 ऑड डे। 1901 ये नॉर्मल ईयर, इसमें 1 ऑड डे, 2 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। 1904 लीप ईयर, 2 ऑड डे, फिर 1 ऑड डे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 का मतलब कंप्लीट वीक रिपीट हो गया। इसका मतलब 1900 का जो हमारा कैलेंडर है वो 1906 के कैलेंडर से परफेक्टली मैच होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन आई एम आस्किंग, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं है तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे 1900 का हमारे पास कोई कैलेंडर है तो 1900 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर से मैच करेगा ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट 5 जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही बताया है। बस जब सेंचुरी ईयर्स आते हैं, जब हमारे पास सेंचुरी ईयर्स आते हैं तो हमें 7 का मल्टीपल देखना होता है। बाकी तो हम रिमाइंडर से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर 2 या 3 आया तो 11 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आया तो 28 ऐड कर देंगे। पर जब सेंचुरी ईयर आ जाए तो हमें बस थोड़ा सा ये करके देखना होता है कि जैसे 1900 हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो इसमें 1 ऑड डे होगा। 1901 हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 1 ऑड डे। 1902 भी हमारा नॉर्मल ईयर है, इसमें भी 1 ऑड डे। 1903 भी हमारा नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 1 ऑड डे। 1904 हमारा नॉर्मल ईयर नहीं है
है, लीप ईयर है तो इसमें हमारे 2 ऑड डेज। 1905 हमारा नॉर्मल ईयर ना हो, नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 1 ऑड डे। तो जब मैंने इन सबको सम किया तो मेरा क्या बन रहा है 7, तो इसका मतलब 7 बन रहा है, तो मतलब कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 7 बन रहा है तो 1900 का कैलेंडर 1906 के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा। अब मैं आपको फिर से दूसरा एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 1800 है, तो 1800 भी हमारे पास नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 1800 को 400 से डिवाइड कराया है तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। इट शोज दैट इट इज नॉट अ नॉर्मल, इट इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज अ नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर है तो देन वी हैव ऑड डेज। कितने होंगे हमारे पास? 1 ऑड डे होगा। तो 1800 में हमारे पास 1 ऑड डे। 1801 में हमारे पास अगेन 1 ऑड डे। 1802 में हमारे पास अगेन 1 ऑड डे। 1803 में हमारे पास अगेन 1 ऑड डे। 4 में हमारे पास 2 ऑड डे। 5 में हमारे पास 1 ऑड डे। और फिर उसके बाद में 6 में हमारे पास अगेन 1 ऑड डे। तो फॉर एग्जांपल जैसे 1800 का हमारे पास एक ऑड डे, एक ऑड 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 6 की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 7 यही फुलफिल हो रहा है कंडीशन। 7 हो गया ना, तो मतलब वीक कंप्लीट हो गया। अगेन दूसरा वीक आ जाएगा तो मतलब हमारा 1800 से हमारा कैलेंडर मैच हो जाएगा। तो मतलब 1806 का कैलेंडर 1800 के सिमिलर होगा। इज इट क्लियर? मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि 1800 है हमारे पास, सेंचुरी ईयर है, ये नॉर्मल ईयर, ये सेंचुरी ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि हमने इसको 400 से डिवाइड करके देखा। 400 से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। इट शोज दैट इट इज नॉर्मल ईयर। तो मैंने क्या किया, 1800 को जब मैंने ऑड डेज देखे तो इसमें 1 ऑड डे है। 1801 में भी 1 ऑड डे है। 1802 में भी 1 ऑड डे है। 1803 में भी 1 ऑड डे है। 1804 में हमारे पास 2 ऑड डे है। 1805 में हमारे पास 1 ऑड डे है। और जब मैंने इन सबका सम किया तो मैंने देखा 7 हो गया। 7 हो गया तो मतलब वीक कंप्लीट हो गया। तो मतलब क्या 1805 तक वीक कंप्लीट हो जाता है। फिर 1806 मतलब 1806 का कैलेंडर हमारे 1800 के कैलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको फिर से एक और ईयर का एक्सप्लेन करके देखती हूँ। जैसे 1600 है हमारे पास, अब 1600 है तो 1600 का हमारे पास क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर है 1600 और ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है। ये क्या बताता है, ये चीज बताती है कि ये एक लीप ईयर है, ये सेंचुरी ईयर भी है, ये लीप ईयर भी है। तो इसका मतलब इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि अगर हमें ऑड डे बनाने हैं, मतलब इतने ऑड डेज लेने हैं कि 7 बन जाए या 14 बन जाए या 28 21 बन जाए, कुछ भी करके 7 का मल्टीपल ही बनना चाहिए। तो 1600 में 2 ऑड डे, 1601 में 1 ऑड डे, 2 में 1 ऑड डे, 1603 में अगेन 1 ऑड डे, 1604 में 2 ऑड डे। अब मैंने क्या देखा, 2 1 3 4 5 6 7 मतलब 3 4 मतलब 7। अब इनका सम कितना हो गया, 7। मतलब हमारा वीक कंप्लीट हो गया। हमारा मतलब 1600 का कैलेंडर 1605 से मैच करेगा। तो ये तरीका होता है सेंचुरी ईयर्स में रिपीटेशन फाइंड आउट करने का। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि किस तरीके से हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को फाइंड आउट करते हैं कि कितने साल बाद कैसे आएगा। मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट 5 समझाती हूँ कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद रिपीट होता है। 0 आता है तो 28 साल बाद रिपीट होता है। और वहीं अगर सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर में हमें देखना होता है, सेंचुरी ईयर में हम देखते हैं कि क्या ये सेंचुरी ईयर में हमें 7 का मल्टीपल बनाना होता है और डेज से। अगर 7 का मल्टीपल बनते ही जो नेक्स्ट ईयर जो आता है उससे हमारा कैलेंडर जो सेंचुरी ईयर है उसका मैच हो जाता है। तो मैंने इसमें आपको 1900, 1800, 1600 का एग्जांपल दिया। जैसे 1900 एक नॉर्मल ईयर है तो 1901 में भी 1 ऑड डे, 1902 में भी 1 ऑड डे, 1903 में भी 1 ऑड डे, 1904 में 2 ऑड डेज, 1905 में 1 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज 7 हो गए, यानी कि 1906 का कैलेंडर हमारे 1900 के कैलेंडर से मैच करेगा। दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 1800 ये भी एक नॉर्मल ईयर है जिसमें 1800 के ऑड डेज है 1, 1801 का 1 ऑड डे, 1802 का अगेन 1 ऑड डे, 1803 का 1 ऑड डे, 1804 के 2 ऑड डेज, 1805 का 1 ऑड डे। तो इन सबको मिला के हमारा सम कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 1806 का कैलेंडर 1800 से मैच करेगा। मैं आपको फिर से तीसरा एग्जांपल अगेन मैं आपको तीसरी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 1600 का कैलेंडर हम किससे मैच करेगा। 1600 को मैं 400 से डिवाइड करूंगी तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये बताएगा कि मेरा जो ईयर है 1600 ये सेंचुरी ईयर भी है, ये लीप ईयर भी है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें ऑड डेज होते हैं 2। अगर ये इससे 1601 का होगा 1 ऑड डे, 1602 में होंगे 1 ऑड डे, 1603 में होगा 1 ऑड डे, 1604 में होंगे 2 ऑड डे। तो यहां से जब मैंने यहां तक 1604 तक सम किया तो 7 बन गया। तो इसका मतलब 1600 का कैलेंडर मेरा 1605 से मैच करेगा।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज 3 से 4 बार समझा दी। नाउ मूव टू कॉन्सेप्ट 6। सो फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट है जिसका हम सबको अब तक इंतजार था। तो सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंसेप्ट 6। कंसेप्ट 6 के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद करनी होती है। कंसेप्ट 6 बेसिकली है क्या? कोई भी रैंडम डेट दे रखी होगी हमें उसका डे फाइंड आउट करना है, और हम उसका डे फाइंड आउट कर सकते हैं कंसेप्ट 6 से। तो कंसेप्ट 6 क्या कहता है हमें, मैं आपको बताती हूँ। कंसेप्ट 6 जैसे 15 अगस्त है, 1947 है, तो इस 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कंसेप्ट 6 से। तो अब कंसेप्ट 6 हम लोग पढ़ने जाते हैं। कंसेप्ट 6 में एक कोड होता है जिसको आपको कैसे याद करना है, जैसे स्कूल्स में हम लोग प्लेज करते थे ना, इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर सिस्टर, तो उसी तरीके से हमें इसको एज अ प्लेज की तरह याद करना है। इसमें जो कोड दे रखा है मंथ का, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई ईयर नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड होगा, अगर कोई ईयर नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड होगा, उसका कोड क्या होगा बच्चों, 1444036136146। इसको याद कर लो। अब आप पूछोगे इसको याद कैसे करना है, पर पहले मैं आपको ये दोनों कोड लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगी। अगर कोई ईयर लीप ईयर हो तो उसका मंथ का कोड क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। उसका कोड होगा 0340250361446। अब मैं आपको बताती हूँ उसका कोड कैसे याद करना है। जैसे 3 प्लेस है, तीन प्लेस करके आप एक टेबल टाइप बना लो। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और ये इसमें 12 में 30 मतलब 144 में 2 ऐड कर दिया तो 146 हो गया। इस तरीके से हम इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें याद करना ही करना है। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चंस निकालने हैं, इसको आपको याद करना है। और इसको याद करने का तरीका ये है कि ये 144 है, 12 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, इसके आगे 0 लगा देनी है। 36 6 का स्क्वायर है, इसके आगे 0 लगा देनी है। और 144 में 2 ऐड करके आगे लिख देना है। ठीक है, 144 था तो 146 कर दिया है। तो 144025036 इसको याद कर लीजिए। अब ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये नॉर्मल ईयर के हर मंथ का कोड हो गया। अब लीप ईयर में हमने क्या किया कि जो फर्स्ट के जो 2 कोड है इसमें से हमने -1 कर दिए। 1 में से -1 कराया तो 0, 4 में से -1 कराया तो 3 आ गया। अगेन ये 4 ऐसा का ऐसा, 0 ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, 0 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा। तो इसमें हमने क्या किया है कि आगे के 2 डिजिट में से 1 1 माइनस करके लिख दिया है, बाकी सारा कोड सिमिलर है तो याद हो जाएगा। तो इसको भी याद, मतलब इसको जैसे याद, इसको याद कर लो, फिर उसमें से आगे के 2 डिजिट में से 1 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास लीप ईयर का कोड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है हमारा जनवरी का कोड लीप ईयर के अंदर, ये हमारा फरवरी का कोड लीप ईयर के अंदर, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का और ये दिसंबर का। ठीक है, तो जब आप लिख लोगे तो ये चीज तो आपके लिए नॉर्मल हो ही जाएगी। उसके बाद में फिर आपको क्या, जब आपको ये चीज हो गई है तो उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने दे रखा है संडे को मैं 1 मानती हूँ। संडे को मैंने कोड क्या दे रखा है, 1। मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 या फिर 0। तो अब ये दोनों चीजें आपको याद करनी होगी, इसका मतलब कोड 6 के लिए, कंसेप्ट 6 के लिए। तो मैंने आपको नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के सारे मंथ्स का कोड बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको संडे है तो 1 आएगा, मंडे है तो 2 आएगा सॉल्व करने के बाद में, और ट्यूसडे के लिए 3 कोड बताया। वेडनेसडे मैंने आपको कोड बता दिया, संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का कोड 4, थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का कोड 6, सैटरडे का कोड 0 या 7, कुछ भी मान लो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमने कैसे कैलकुलेट किया है। सो नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड।
क्वेश्चन था हमारे पास 15 अगस्त 1947, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 15 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो ये 1 ले लिया। अगस्त का कोड, ये 1947 क्या है हमारे पास? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के लिए मैंने आपको कोड क्या बताया था? 144025036146। तो अगस्त क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है हमारे पास? 3। अब 47, अब ये 47 है, तो जब आपने 47 को 7 से डिवाइड करा है तो आपके पास क्या बचा है? रिमाइंडर क्या बचा है? 47 को जब आपने 7 से डिवाइड करा है तो 5 बचा है रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर मैंने एज ए ले लिया है। फिर इसको जब आपने 47 को जब आपने 4 से डिवाइड करा है, तो जो आपके पास, जब मैंने 47 को 4 से डिवाइड करा है, तो जो आपके पास क्वोशिएंट बचेगा 1, 4 और 7 आएगा तो 1, तो ये 11 क्या हो गए कि इस 1947 में 11 लीप ईयर्स थे। तो ये चीज क्या बताती है कि 11 लीप ईयर्स थे, तो मैं वो जो लीप ईयर्स है उनको यहाँ काउंट कर लूंगी। तो ये अब इसके बाद में हमें 7 का पेयर बना के काट देना है। तो 5 और नहीं 11 और 3 14 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 6। 5 ये 5 और ये 1, 6 बचेगा। अब 6 मैंने किसका कोड बता रखा है? फ्राइडे का। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे कैसे निकाला है? मैं अगेन आपको समझाती हूँ कि 15 को मैंने जो डेट दे रखी है उसको मैंने 7 से डिवाइड करा है, फिर जो मेरे पास रिमाइंडर आया मैंने उसको यहाँ लिख लिया है। अगस्त का कोड लिख लिया है मैंने यहाँ से 3 अगस्त, ये नॉर्मल ईयर है तो मैंने नॉर्मल ईयर के अगस्त का कोड यहाँ पे 3 लिख दिया है। उसके बाद में मैंने 47 लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ लिख लिया है। 47 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन आया है वो क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर इन 1940, मतलब 1947 आने तक कितने लीप ईयर 1900 से, तो फिर वो जो लीप ईयर्स थे हमने वो 47 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो मैंने वो नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिख लिए हैं और फिर मैं इसको क्या करूंगी? 4 के मल्टीपल से काटती जाऊंगी। जैसे 11 + 3 14 होता है, 7 से कट रहा है तो इसको मैं पूरा हटा दूंगी। अब क्या 5 + 1 क्या हो गया? 6 बचा। तो मैंने आपको हर डे का कोड बताया था। जैसे संडे का मैंने आपको कोड 1 बताया था, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। तो इसी तरीके से मैंने जब 6 को देखा तो मुझे फ्राइडे याद आया। इसका मतलब क्या? 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं क्या करूंगी? 26 को 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास? 3। जनवरी का कोड क्या है? ये कौन सा है? 1950 नॉर्मल ईयर, तो जनवरी का कोड है 1, तो मैंने लिख लिया 1। 50 को जब मैं लास्ट के 2 डिजिट 50 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो वो मैंने लिख लिया। 50 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट क्या आया? 50 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 1, और लीप ईयर के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगी। प्लीज कीप इट इन माइंड एंड क्लियर इट कि जब मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रही हूँ तो मैं 50 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिख रही हूँ, और जब मैं इसमें लीप ईयर्स कितने लीप ईयर ये फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके उसका क्वोशिएंट जो आ रहा है उसको लिख रही हूँ। प्लीज क्लियर इट कि 50 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो 110 यानी कि 12, तो यानी कि 12 इसमें लीप ईयर्स हो गए। तो अब मैंने फिर क्या बोला था कि उसके बाद में मैं 7 की जो मल्टीपल्स होंगे उनको काटती जाऊंगी, तो 12, 13, 14 ये कट जाएगा, 3 बचा। अब मैंने आपको क्या बताया था? संडे के लिए कोड 1, मंडे के लिए कोड 2 और ट्यूसडे के लिए कोड 3, तो मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारे पास ट्यूसडे होगा। Am I clear to everyone? अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 26 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो जो इसका मल्टीपल जो इसका रिमाइंडर आया है मैंने वो लिखा है कि 26 डिवाइडेड बाय 7, तो 26 तो इसका रिमाइंडर क्या आया है? सॉरी गलत कर दिया मैंने, या सॉरी इसमें हमने क्या मिस्टेक कर दी है कि 26 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा है तो 3 ना आकर यहाँ पे 26 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 5 आएगा। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे 5 आएगा रिमाइंडर। 26 को जब मैं
7 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। जनवरी का कोड 1, 1950 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बचा। और लीप ईयर्स मैंने कितने फाइंड आउट करे, 50 को जब 4 से डिवाइड करा तो 12 आए, तो लीप ईयर्स इसमें 12 है। तो अब ये 5 बचा है। अब 5 किसका कोड होता है, जनवरी, संडे का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि थर्सडे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हमारा थर्सडे होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं अगेन आपको एक बार ये समझाती हूँ कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे पहले। 26 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, 26 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जा 21, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 5। तो मैं उस 5 को यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। फिर जनवरी का कोड 1, 1950 है, तो 50 में 50 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा, 1, 7 7 जा 49 ना, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो मैंने वो 1 रिमाइंडर लिख दिया। 50 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा है तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12 आया है, वो क्या है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स है। और फिर मैंने 7 के मल्टीपल्स को काट दिया है, और जो बचा है हमारे पास उससे मैं कोड देख लूंगी, कौन से डे को मैंने कौन सा कोड दिया है, उससे फिर मैं अपना डे फाइंड आउट कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन है कंसेप्ट 6 का। अब कंसेप्ट 6 में एक और चीज है जो कि मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगी, सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्रेंड्स, जो भी हमने जैसे जो सिंपल फॉर्मूला लगाया वो लगा के कर दिया, ये सब हम 1900 के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे 1901, 1947, 1956, इन सब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज चीजें रखेंगे। पर वही 1900 के लिए तो हमें, जैसे मैंने आपको चीजें बताया, नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 2000, जैसे 2000 आ गया, 2001 आ गया, 2002 आ गया, 2047 आ गया, 2056, 2097 तक कुछ आ रहा है, तो 2000 तक कुछ आ रहा है, मतलब 2097 तक कुछ आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे। जो भी हमने पहले चीजें सीखी है ना, उसके साथ हम +6 और कर देंगे, तो हमारा 2000 तक के चीजों के लिए आ जाएगा। और जैसे 2100 आएगा तो हम 4 कर देंगे, +4 कर देंगे। और 2200 आएगा तो हम +2 कर देंगे। और जैसे 2300 आएगा तो अगेन नो चेंज, जैसे 1900 का हो रहा था वैसे नो चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? और वहीं अगर ये चीज 1800 पे आती है तो +2 कर देंगे, 1700 पे आती है तो प्लस जो मैंने तरीका बताया एज इट इज, उसमें +6 कर देंगे। और 1600 आती है तो नो चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर कि 1900 में जो मैंने चीजें बताई थी वो वैसी की वैसी रहेंगी, उसमें हमें कुछ ऐड वैड नहीं करना है, सब कुछ सेम टू सेम है। पर अगर वही चीज 2000 आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी, उसमें +6 कर दूंगी। और 2100 आ जाएगा तो मैं +2100, जैसे 2101 आ रहा है, 21047 आ रहा है, तो मैं उसमें +4 ऐड कर दूंगी। 2200 आ रहा है तो फिर मैं 2200 से आगे के 100 साल आ रहे हैं तो मैं +2 कर दूंगी। 2300 आ रहा है तो नो चेंज हो जाएगा। 1800 आ रहा है तो +2, 1700 आ रहा है तो +6, 1600 आ रहा है तो नो चेंज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब इसके ऊपर बेस, इससे कैसे क्वेश्चंस करना है, इसके और एग्जांपल्स लेके मैं आपको परसों पढ़ाऊंगी। ये कल है संडे, कल हमारी हॉट टॉपिक पे एक और क्लास होगी, सो वो क्लास सभी के लिए होगी। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको मंडे को कराऊंगी, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही है क्लास में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगी कि डेली अपनी मेहनत कीजिए और अपने एम के टुवर्ड एक कदम हरदम बढ़ाइए। सारे डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ के रिमूव कर दीजिए। आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बस आपकी सक्सेस और आप होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, जय माता दी।